हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच साइन। आज का सेशन है मेरा नंद वंश। कल के सेशन में हमने आपको मगध वंश के बारे में बताया था कि आज हम आपको नंद वंश से बताएंगे गाइस। और हमने पीडीएफ भी लगा दिया आप लोगों के डिमांड पे कि आप लोग कहते हैं कि डेली क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो हमने पीडीएफ डेली क्लास का आपको रोज़ का रोज़ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली क्लास के लिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें। गाइस आइए देखते हैं आज का सेशन। नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक का क्या नाम था? नंदवंश के संस्थापक का नाम महापद्मनंद था। नंदवंश के संस्थापक का नाम महापद्मनंद था। पुराणों एवं जैन साहित्य के अनुसार यह पहला गैर क्षत्रिय राजा था, मतलब नाई के जात का था। ये क्षत्रिय वंश से नहीं संबंधित था, जो कि नाई जात से संबंधित था। और महापद्मनंद ने एकरार, सर्वछात्रांतक और द्वितीय परशुराम जैसे उपाधियों को धारण किया था। इसने क्या किया था? कलिंग को जीता था तथा विद्रोही कौशल राज का दमन किया था। नंदवंश का जो अंतिम शासक था वह घनानंद था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था और नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फैक्ट है आपके लिए। और इसके बाद जो भट्टसाल घनानंद का सेनापति था, सक्टार और राक्षस उसके मंत्री थे। घनानंद के सेनापति का क्या नाम था, जो कि नंदवंश का अंतिम शासक था? भट्टसाल। सक्टार और राक्षस उसके मंत्री थे। अमात्य माने क्या होते हैं? मंत्री। नंदवंश जो है सर्वाधिक धनी और राज्य और विशाल सेना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। और मेन बात क्या है, जो घनानंद जो कि सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद जो थे सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद जो हैं ये लास्ट शासक हैं, नंदवंश के अंतिम शासक हैं। और ये सिकंदर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये घनानंद के समकालीन शासक कौन था? आपका राइट आंसर होगा सिकंदर। बात करें जो नंदवंश का विनाश किसने किया था? नंदवंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर ही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। बट चंद्रगुप्त मौर्य का सेशन हम आपको कल बताएंगे। आज के सेशन में यूनानी आक्रमण भी लगाया हुआ है आपके लिए। नंदवंश पहले कुछ एक गैर क्षत्रिय राजवंशों में एक था। मेन पॉइंट ये है गाइस कि जो नंद हैं, नंदवंश के जो शासक हैं, इन्होंने सबसे पहले साम्राज्य, इसके पहले कोई साम्राज्य निर्माता नहीं था, इन्हें सबसे पहले साम्राज्य निर्माता की संज्ञा दी गई। सबसे पहले साम्राज्य निर्माता कौन थे? नंदवंश के शासक को कहा जाता है ये। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण के बारे में आपको बता दें कि जो यूनानी थे सबसे पहले इसमें हखमनी वंश के शासकों ने आक्रमण किया। यूनानी कहाँ के थे? ये ईरान के रहने वाले थे। सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया। ये ईरान के हखमनी वंश के राजाओं से संबंधित थे। डेरियस प्रथम, सबसे पहले सफलता किसे मिली? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में सबसे पहले सफलता मिली विदेशियों में। इससे पहले कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। सबसे पहले ईरानी आए थे, फिर यूनानी आक्रमण हुआ था। ईरानियों में डेरियस प्रथम को सबसे पहले सफलता मिली। डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया और भारतीय भूभाग को इसने जीत लिया। जीतने के बाद यहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापित कर दिया। साइरस जो कि 588 से 529 ईसा पूर्व प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली थी। पर सफलता जो मिली थी वो डेरियस प्रथम के पुत्र जोरक्सस ने भारतीय प्रांतों को अपने पूर्ण सैनिक जत्था बनाने के लिए इसका उपयोग किया। ईरानी आक्रमण के चलते भारत में क्या है? खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ईरानी आक्रमण का सबसे बड़ा फायदा क्या हो कि जो भारत में जो है खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ है, ये सबसे बड़ा फायदा था। भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हो गया। एक और लिपि बताते हैं, आर्मेइक लिपि। एक और लिपि हम आपको बताते हैं, आर्मेइक लिपि। ईरानी आक्रमण
के चलते ये भी एक लिपि आई। बता दें आपको, जो खरोष्ठी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो आर्मेयिक लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं, जो कि आर्मेयिक लिपि है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ईरानियों ने सबसे पहले अभिलेख उत्तोलन। अभिलेख क्या होता है? जो पत्थरों वगैरह पे लिखते हैं ना, उसी को कहा जाता है अभिलेख। इस प्रथा का शुरुआत सबसे पहले ईरानियों ने ही चालू किया, अभिलेख लिखने का की प्रथा। अभिलेख क्या होता है? जो पत्थरों वगैरह पे नहीं लिखा जाता, उसी कहा जाता है अभिलेख। छत्र प्रणाली का विकास भी सबसे पहले ईरानियों ने किया। दारा प्रथम के 3 अभिलेख, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इनके 3 अभिलेख का नाम: बेहिस्तून पहला अभिलेख, दूसरा है पर्सिपोलस, तीसरा है नक्शे रुस्तम। ये 3 अभिलेख हैं दारा प्रथम के: बेहिस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसी ईरानी आधिपत्य आ गया। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर ने परास्त कर दिया। अब यूनानी चले गए, ईरानी चले गए, यूनानी आ गए। ईरानियों का सबसे अंतिम शासक दारा तृतीय था, जिसे सिकंदर ने परास्त कर दिया और यूनानी आधिपत्य भारत पे आ गया। यूनानियों में सिकंदर का नाम सबसे पहले आता है। आइए हम आपको बता, क्योंकि सिकंदर एक महान शासक था। अशोक ने भी चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा जो थी, एक्मेनिड शासकों से ही ली थी। किससे? एक्मेनिड शासकों से ही ली थी। नेक्स्ट स्लाइड पे सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला क्या है? निकैया, और दूसरा क्या है? विजयनगर। इन 2 नगरों की स्थापना सिकंदर ने, पहले नगर का नाम निकैया है, दूसरे नगर का नाम विजयनगर है। सिकंदर ने के जो प्रिय घोड़े का क्या नाम था? बुकेफेलस। बुकेफेलस, उसी के नाम पे इसने एक नगर बनाया था, बुकेफेलस। निकैया अथवा विजयनगर, ये एक ही नाम है, चाहे उसे निकैया के चाहे विजयनगर के। और दूसरा नगर बुकेफेलस, उसके जो प्रिय घोड़ा था उसी का नाम था। आइए आगे देखते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी, ज्वर से हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो तक्षशिला के राजा जो आम्भी थे, सिकंदर से वे हार गए थे। इनका युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ, और ये सिकंदर से हार गए थे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। सिकंदर की जल सेनापति निरयाकस था। वो ही क्या करता था? इनके सेनाओं का नेतृत्व करता था समुद्री मार्ग में। सिकंदर ने जीते हुए भारतीय क्षेत्र को 3 प्रदेशों में गठित किया। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा तथा भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला गया। सिकंदर जो था भारत में 19 महीने रहा और वो अपने सेनापति को जितने भी विजित प्रदेश थे सौंपकर वापस चला गया। और मेन बात कि जब भारत आया तो उसको 4 स्थल और 4 जलीय मार्ग के बारे में पता चला। सिकंदर जो था वो घनानंद, जो कि नंदवंश के अंतिम शासक थे, उनके समकालीन था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए गाइस नेक्स्ट स्लाइड में आपको ले चलते हैं। ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव होता है, ये इसके बारे में आपको बताते हैं। यूनानी आक्रमण में सिकंदर का नाम बार बार आता है। सिकंदर के आक्रमण करने से जो भारतीय राजाएं थे, इनमें क्या हो गई? फूट हो गई। इसी का लाभ उठाकर सिकंदर ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। इसी आक्रमण के बाद, यूनानी आक्रमण के बाद हमें इतिहास की तिथि की जानकारी प्राप्त होने लगी। जब सिकंदर ने आक्रमण किया
तो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे इनका विलय होना प्रारंभ हो गया। यूनानी शासन की स्थापना हो गई और एक नए व्यापार के बारे में पता चला, जैसे वाणिज्य व्यापार को भी बढ़ावा चला, यानी ईरानियों और यूनानियों से भी संबंध आगे बढ़े और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता चला गया। यूनानी मुद्रा बनने लगी, जिससे व्यापार में और आसानी आने लगी। यूनानी कला का भारतीय कला के साथ समन्वय स्थापित हुआ, जिसे गांधार कला कहा जाता है। गांधार कला क्या है? यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गांधार कला क्या है? गांधार कला जो है भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है। भारत में एक नई शैली उलूक शैली जो कि यूनानी परंपरा पर आधारित थी का प्रारंभ हो गया गाइस। आज के सेशन में इतना ही गाइस। पीडीएफ लिंक हमने लगा दिया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वन लाइनर फैक्ट आप इसे लर्न कर सकते हैं आसानी से, जो कि एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। चैनल पे जो बच्चे नए हुए सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड के साथ। डेली क्लास आपको मिलेगी और डेली का डेली पीडीएफ भी आपको मिलेगा।